नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलर्जिक राइनाइटिस यानी कि परागज ज्वर, जिसे कि हम हे फीवर भी कहते हैं। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि जैसे ही कुछ लोग पराग के संपर्क में आते हैं वैसे ही छींकने लगते हैं और यह एलर्जी के कारण होता है। एलर्जी में आपका शरीर कुछ बाहरी कणों के प्रति संवेदनशील हो जाता है और कभी-कभी एलर्जी लगातार छींकने से ज़्यादा गंभीर हो सकती है, जैसे कि एलर्जिक राइनाइटिस यानी कि नाक की सूजन। एलर्जिक राइनाइटिस एलर्जन की वजह से होती है और एलर्जिक राइनाइटिस को नाक की सूजन के रूप में जाना जाता है। एलर्जी के हमले के दौरान एंटीबॉडीज़, जिसमें कि मुख्यतः इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो है, वो ऐसी कोशिकाओं से जुड़ जाती है जो कि हिस्टामाइन नामक केमिकल को फेफड़ों, त्वचा और श्लेष्म झिल्ली में छोड़ती है। यह हिस्टामाइन जो है ये रक्त वाहिकाओं को खोलता है और इससे त्वचा पर लालिमा और झिल्ली में सूजन होती है और ऐसा होने पर नाक बंद होती है और छींकें आती है। धूल के कारण, पशु परागकण, फफूंद, कॉकरोच, धुआं, वायु प्रदूषण, गंध, रंग पेंट का धुआं, दवाओं वगैरह विभिन्न कारणों से एलर्जिक राइनाइटिस हो सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि एलर्जिक राइनाइटिस जो है इसके लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों, लगातार छींके आना, आँख और नाक से पानी बहना, नाक बंद होना और सिर दर्द बना रहना वगैरह एलर्जिक राइनाइटिस के प्रमुख लक्षण होते हैं। और जब ये प्रभाव लंबे समय तक रहते हैं तो व्यक्ति की आंखों के नीचे काले घेरे बन जाते हैं और यह स्थिति बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है, लेकिन अगर इसका इलाज ना किया जाए तो यह साइनोसाइटिस और अस्थमा जैसे प्रमुख रोगों का कारण बन सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि परागज ज्वर यानी कि एलर्जिक राइनाइटिस के क्या कारण होते हैं, मतलब कि ये क्यों होता है। सबसे पहला इसका कारण है दोस्तों मौसम में बदलाव होना, यानी कि सीजनल चेंजेस होना। दोस्तों, मौसम में आने वाले बदलाव से भी एलर्जिक राइनाइटिस होने की संभावना रहती है और यह संभव है कि आप कुछ सीजन में एलर्जिक राइनाइटिस का अनुभव कर सकते हैं। ठंडी, धूल या फिर नम जलवायु भी एलर्जिक राइनाइटिस का कारण बन सकती है। आपका वातावरण आपके हेल्थ की स्थिति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फूलों के छोटे छोटे पराग कणों के कारण लोगों को एलर्जी हो सकती है। मान लीजिए कि आप ऐसी जगह रहते हो जहां पर बहुत अधिक फूल पौधे लगे हों, तो इस मामले में आपको यह बीमारी आसानी से हो सकती है। दूसरा जो इसका कारण है दोस्तों वो होता है ठंडे और भारी भोजन। दोस्तों, कुछ लोगों को खाद्य सामग्री से भी एलर्जी होती है। बहुत अधिक कफ को उत्तेजित करने वाले भोजन का सेवन आपके सिस्टम में अधिक कफ जमा कर सकता है, जिससे कि आपको यह बीमारी होने की अधिक संभावना रहती है। बहुत ठंडा और भारी भोजन आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आप बहुत सारे डेयरी उत्पादों, मीठा, जंक फूड और कच्चे भोजन का सेवन करते हो तो आप इन्फेक्शन होने की संभावना में वृद्धि देख सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में कफ असंतुलन के कारण भी एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है। उसके बाद जो दोस्तों कारण है वो होता है लाइफस्टाइल। तो यह संभव हो सकता है कि आपकी कुछ चीज़ें आपको एलर्जी से ग्रस्त कर रही हैं। यदि आपकी चादरें और तकिए गंदे हैं तो एलर्जी के कण आपके शरीर में आसानी से प्रवेश करते हैं। धूम्रपान करने वाले या धूम्रपान करने वाले किसी व्यक्ति के साथ घनिष्ठ संपर्क में होना भी हानिकारक हो सकता है यदि आपको धूम्रपान से एलर्जी है। इसके अलावा सॉफ्ट टॉयज़, पालतू जानवर, कॉकरोच, वॉलपेपर, हाउस प्लांट, फंगस, दवा से भी एलर्जी हो सकती है और इस प्रकार को जो एलर्जी है उसको 12मासी कहा जाता है, यानी कि यह साल में कभी भी हो सकती है। एस्पिरिन एक प्रसिद्ध दवा है जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर एनाल्जेसिक के रूप में किया जाता है और इस दवा का अत्यधिक उपयोग आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली की ताकत को कम कर सकता है, जिससे कि आप एलर्जिक राइनाइटिस के प्रति अति संवेदनशील हो सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि एलर्जिक राइनाइटिस से बचाव कैसे किया जा सकता है, इसका क्या प्रिवेंशन है। तो दोस्तों, एलर्जिक राइनाइटिस नाक की सूजन से संबंधित एक विकार है और यह तब उत्पन्न होता है जब हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली एक विशेष एलर्जन के प्रति अति संवेदनशील होती है। इसमें आप वर्ष के किसी विशेष मौसम में या फिर पूरे समय इस समस्या से परेशान रह सकते हैं और इस समस्या से बचाव में स्वस्थ जीवन शैली और आहार आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहला तो है कि इससे बचने के लिए आप एलर्जन से दूर रहें। चूँकि एलर्जन एलर्जी का कारण होता है, इसीलिए एलर्जी के संपर्क में आने से बचें। विशेष रूप से हवा के दिनों में बाहर जाने से पहले अपने नाक और मुंह को किसी साफ कपड़े से बांध लें, क्योंकि हवा जो है वो एलर्जी का एक सक्रिय वाहक है। और इसके अलावा अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें, क्योंकि आपके आसपास का क्षेत्र गंदा रहेगा तो धूल कण आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और आपको एलर्जी
हो सकती है। अगर आपको पराग से अधिक एलर्जी है तो जितना संभव हो उतना बाहर जाने से बचें। इसके अलावा अपने आप को अत्यधिक ठंड की स्थिति से बचाएं, क्योंकि इससे कफ दोष हो सकता है। उसके बाद है दोस्तों, आप जो है कुछ आहार खाएं, मतलब कि ठंडे और भारी भोजन के सेवन से जितना हो सके बचने की कोशिश करें। हमेशा गर्म और पके हुए आहार का सेवन ही करें। इसके साथ वैसे भोजन का सेवन करें जो आसानी से पच जाए। कच्ची सब्जियों का सेवन कम करें और डेयरी उत्पादों के अत्यधिक सेवन से बचें। प्रतिदिन निश्चित समय पर स्वस्थ और संतुलित भोजन का सेवन करें। उसके बाद दोस्तों, जो है धूम्रपान से आप दूरी बनाएं। धूम्रपान के धुएं से आपको एलर्जी की समस्या हो सकती है और इसीलिए धूम्रपान करने वाले लोगों से दूर रहें। आपको अपनी गतिविधियों पर भी ध्यान रखना चाहिए। आप कुछ ऐसा न करें जिससे कि आपके कफ दोष के संतुलन पर प्रभाव पड़े। अपने आप को पर्यावरण के अनुसार ढालें जिससे कि आपको अच्छी नींद आए। और बात करें दोस्तों योग की, तो नाक की एलर्जी से छुटकारा दिलाने में योग को लाभकारी माना जाता है। कई योग आसन हैं जो श्वसन प्रणाली की एलर्जी में सुधार के लिए वास्तव में प्रभावी होते हैं और ये नाक की गंदगी को साफ करने में भी मदद करते हैं। और इसके लिए आप सेतुबंधासन, सर्वांगासन, वीरभद्रासन और अर्धचंद्रासन जैसे योग आसन कर सकते हैं, जो कि आपकी श्वसन प्रणाली की एलर्जी की समस्या से निजात दिलाने में मदद करेंगे। और आप दैनिक जीवन शैली में योग को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए शामिल करें। गर्मी के मौसम में सुबह में पैदल चलना भी श्वसन प्रणाली की एलर्जी में सुधार करने में मदद कर सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि एलर्जिक राइनाइटिस का निदान कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपकी एलर्जी मामूली है तो संभवतः आपको केवल शारीरिक परीक्षण की आवश्यकता होगी। हालांकि डॉक्टर आपके लिए सबसे अच्छे इलाज और रोकथाम योजनाओं का पता लगाने के लिए कुछ परीक्षण कर सकते हैं। स्किन प्रिक टेस्ट सबसे आम परीक्षण है। चिकित्सक आपकी त्वचा पर कई पदार्थ रखते हैं यह देखने के लिए कि आपका शरीर प्रत्येक पदार्थ के लिए कैसे प्रतिक्रिया देता है। यदि आपको किसी पदार्थ से एलर्जी है तो आमतौर पर एक छोटा सा लाल बम्प दिखाई देता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि परागज ज्वर का इलाज क्या होता है और साथ ही साथ इसके दवाओं की बात करें तो दोस्तों, उन पदार्थों के संपर्क में कम से कम आए जिनसे कि आपको हे फीवर हो सकता है। यदि आपका हे फीवर बहुत गंभीर नहीं है तो ओवर द काउंटर दवाएं लक्षणों को दूर करने के लिए पर्याप्त हो सकती है। खराब लक्षणों के लिए आपको डॉक्टर की दवाओं की आवश्यकता हो सकती है। कुछ लोगों को एलर्जी दवाओं के संयोजन से राहत मिलती है। आप कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करें यह देखने के लिए कि आपके लिए सबसे बेहतर दवाई कौन सी होगी। ये फीवर की दवाओं की बात करें और उसमें सबसे पहला है ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। दोस्तों, कॉर्टिकोस्टेरॉइड गोलियां जैसे कि प्रेडनिजोन कभी कभी गंभीर एलर्जी के लक्षणों को दूर करने के लिए उपयोगी होती है। बात करें नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड की, तो ये दवाइयाँ नाक की सूजन, नाक की खुजली और बहती नाक जो कि हे फीवर की वजह से है उससे बचाती है। डॉक्टर द्वारा बताई गई नाक की दवा में एंटीहिस्टामाइन और स्टेरॉयड का मिश्रण होता है और एक ओवर द काउंटर वर्जन हाल ही में उपलब्ध हुआ है जिसे कि हम फ्लोनेस एलर्जी रिलीफ कहते हैं, तो उसका भी इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए एंटीहिस्टामाइन की, तो ओवर द काउंटर उदाहरणों में लोराटिडेनन यानी कि क्लैरिटिन या एल्वर्ट, साथ ही साथ सेट्रिजिन शामिल हैं। और ये एंटीहिस्टामाइन आई ड्रॉप से आंखों की खुजली और हे फीवर से होने वाली आंखों में जलन से राहत मिल सकती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए डीकंजेस्टेंट की, तो ओवर द काउंटर मौखिक डीकंजेस्टेंट में सुडफेद और एफ्रिनोल शामिल है। एक समय में 2 या 3 दिन से अधिक के लिए डीकंजेस्टेंट नाक स्प्रे का उपयोग न करें, क्योंकि इसका लगातार इस्तेमाल करने से लक्षण और भी बिगड़ जाते हैं जिसे कि हम रीबाउंड कंजेशन कहते हैं। बात करें दोस्तों क्रोमोलिन सोडियम की, तो यह एक ओवर द काउंटर नाक स्प्रे के रूप में उपलब्ध है जिसे दिन में कई बार इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यह आई ड्रॉप की फॉर्म में भी उपलब्ध है जो क्रोलम के नाम से भी ये मिलती है और यह हिस्टामाइन को पैदा होने से रोकता है और हे फीवर के लक्षणों में राहत देता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए ल्यूकोट्राइन सुधारक यानी कि ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर की, तो दोस्तों मोंटेल्यूकास्ट एक डॉक्टर द्वारा सुझाई गई दवाई है जो कि ल्यूकोट्राइन्स यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली के रसायनों को रोकने के लिए ली जाती है और यह अतिरिक्त बलगम उत्पादन के रूप में एलर्जी का कारण बनती है। यह खासकर एलर्जी के कारण हुए हुए अस्थमा को ठीक करती है और यह आमतौर पर तब इस्तेमाल होती है जब नाक का स्प्रे बर्दाश्त नहीं किया जाता या तब जब आपको हल्का अस्थमा होता है। और दोस्तों बात की जाए नेज़ल इप्राट्रोपियम की, तो इस नेज़ल स्प्रे का डॉक्टर द्वारा सुझाव दिया जाता है। इप्राट्रोपियम आपकी नाक में मौजूद ग्रंथियों के अतिरिक्त द्रव के उत्पादन को रोककर गंभीर बहती नाक से छुटकारा दिलाता है। ये फीवर के अन्य इलाजों की दोस्तों बात की जाए तो एलर्जी शॉट्स यानी कि इम्यूनोथेरेपी। यदि आपको बिल्ली की रूसी, धूल, पेड़ द्वारा निर्मित पराग से एलर्जी हो गई है तो आपको एलर्जी शॉट्स लेने की सलाह दी जाएगी। बच्चों में इम्यूनोथेरेपी अस्थमा के विकास को रोकने में मदद कर सकता है।
साथ ही साथ बात की जाए अंडर दी टंग यानी कि सबलिंगुअल एलर्जी टैबलेट की, तो शॉट्स प्राप्त करने के बजाय आपके पास छोटी मात्रा में गोली के रूप में एलर्जन उपलब्ध है जो कि आपके मुंह में घुल जाते हैं। साथ ही साथ साइनस को धोने की बात करें तो अपनी नासिका मार्ग को आसूत और खारे पानी से धोएं, क्योंकि यह नेजल कंजेशन से आराम पाने का सबसे जल्दी होने वाला और सबसे सस्ता और सबसे प्रभावी तरीका है, और यह आपकी नाक से बलगम और एलर्जेंस को बाहर निकाल देता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि एलर्जिक जो राइनाइटिस है इससे अन्य कौन सी परेशानियां हो सकती है। तो दोस्तों सबसे पहला है कि जीवन की गुणवत्ता का कम होना। हे फीवर आपके क्रियाकलापों के आनंद में हस्तक्षेप कर सकता है, जिससे आपकी सक्रियता कम हो जाती है, और कई लोगों को हे फीवर के लक्षणों के कारण काम या फिर स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ सकती है। बात की जाए खराब नींद की, तो हे फीवर के लक्षण आपकी नींद खराब कर सकते हैं, जिससे कि थकान और अस्वस्थ होने की सामान्य भावना हो सकती है। बात की जाए अस्थमा बढ़ने की, तो हे फीवर अस्थमा के संकेत और लक्षणों को बढ़ा सकता है, जैसे कि खांसी और गड़गड़ाहट। और कान के इन्फेक्शन की बात करें तो बच्चों में हे फीवर अक्सर मध्य कान में इन्फेक्शन यानी कि ओटाइटिस मीडिया का एक कारक होता है। और दोस्तों इसके जोखिमों की बात करें तो एलर्जी या अस्थमा होने के कारण ये हो सकता है एटोपिक डर्मेटाइटिस का होना यानी कि एक्जिमा, रिश्तेदार को एलर्जी या अस्थमा होना, या फिर ऐसे वातावरण में रहना या काम करना जहां पर आप नियमित रूप से एलर्जी के संपर्क में आते हो, जैसे कि पशु के बालों की रूसी, या फिर माता द्वारा आपके जीवन के पहले वर्ष में धूम्रपान करना। तो ये कुछ जोखिम है जो कि हे फीवर होने के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर ले, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।